नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। हज़ारों लाखों की संख्या में हरियाणा, पंजाब से किसान आए हैं और दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। क्या हैं इनकी मांगें और किस तरीके से आंदोलन आगे चलेगा, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और हरियाणा के सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। सुशील जी, आम आदमी पार्टी का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। किस तरीके से आंदोलन कार्य करेगा और आम आदमी पार्टी किस दिशा में किसानों को लेकर कार्य कर रही है? किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान की फसल की कीमत किस भाव पे बिकेगी केंद्र सरकार तय करती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उत्तरी भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का कुछ हिस्सा, यहाँ पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है। तकरीबन 60% फसल एमएसपी पे यहाँ पे बिकती है। पूरे देश की 4% फसल केवल एमएसपी पे बिकती है। ऐसे के अंदर जो 3 काले कानून आए, जब ये अध्यादेश लेकर केंद्र सरकार आई तो किसानों ने विरोध किया। किसानों की कोई बात नहीं सुनी गई, ना ही कोई उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और केंद्र में बैठी हुई सरकार जल्दबाजी में अध्यादेश के बजाय बिल लेकर आई। संसद के प्रीवियस सत्र के अंदर उन बिलों को पेश किया गया। संसद में पूरा विरोध हुआ, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा में भी। राज्यसभा में उस बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया, जबकि कानून ये है कि देश का एक भी सांसद अगर डिमांड करता है वोटिंग की किसी कानून बनने से पहले, ये कानून है कि उसको वोटिंग करानी पड़ेगी। परंतु अनेकों सांसदों ने वोटिंग की डिमांड की। उपसभापति महोदय ने उसको नहीं माना, दरकरार कर दिया और ध्वनि मत से उसको पारित घोषित कर दिया। उसके बाद हम संसद में भी धरने पर बैठे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से, इलीगल तरीके से बिल पास हुआ है, आप इस पर हस्ताक्षर ना करें। राष्ट्रपति जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन दिक्कत क्या है? आप इसे क्यों, इसका घोर विरोध कर क्यों रहे हैं? भाई, किसानों के लिए सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि इस अध्यादेश के बाद किसानों को फ़ायदा होगा, निजी कंपनियों के साथ वो अपना अनुबंध कर सकते हैं, एमएसपी भी नहीं हटाई जाएगी। दिक्कत क्या है? 3 कानून इन्होंने बनाए। पहले तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसान की फसल को खरीद सकता है, तो इससे मंडी सिस्टम स्क्रैप हो जाएगा और एमएसपी सिर्फ मंडी के अंदर मिलती है। दूसरा कानून ये बनाया कि अनलिमिटेड भंडारण प्राइवेट व्यक्ति फसल का कर सकते हैं। तो फसल के समय पे व्यक्ति सस्ती फसल खरीदेगा और उस पर बिना लिमिट का मुनाफा रखे हुए जब देश में खाद्यान्न की कमी होगी तो ब्लैक मार्केटिंग में वो बिकेगा। और तीसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके ऊपर किसान का कोर्ट में जाने का रास्ता बंद कर दिया। किसान को पहले एसडीएम के जाना पड़ेगा, फिर डीसी के जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब देश के केंद्र सरकार से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री अडानी और अंबानी जैसे घरानों से खड़े होकर बात करते हैं, तो एसडीएम और डीसी बहुत छोटे लेवल के अफसर हो जाते हैं और वो किसानों के हित में कोई फैसला ले पाएंगे, इस बात का डर। सुशील जी, एक आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी सही समझ रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस अध्यादेश के बाद अडानी और अंबानी फैसला करेंगे? 100%। ये देश के किसानों की फसल पूंजीपतियों के घरों में गिरवी रखने के कानून है, तीनों के तीनों कानून, और इसलिए देश का किसान इसको काले कानून कहता है। यानी आप सरकार की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं है आपको? देश का एक भी किसान इस पर भरोसा नहीं कर रहा। अगर किसान भरोसा करता तो आज लाखों की संख्या के अंदर किसान केंद्र सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में नहीं पहुंचे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि देश का किसान, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है, वो ये कह रही है देश का किसान नहीं है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भड़काए हुए कुछ लोग हैं जो सड़कों पर आ गए हैं। राजनीति हो रही है, किसानों के लिए बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। देखिए, देश का किसान बहुत समझदार किसान है और उसके पास किसी के बहकावे के लिए समय नहीं है। और बुद्धिमानी की बात करें तो अभी तक देश के जो प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी की बात करूं, किसान थे प्योर, देवगौड़ा जी प्योर किसान थे, देवीलाल जी किसान थे। तो किसानों को ऐसा ना समझ ना समझे, उन्होंने देश को कंट्रोल किया है।
और देश के अन्नदाता का भी वो काम करता है और देश के जवान भी वही देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एक सीधा साधा किसान है, जो देश की आज़ादी के 74 साल बाद भी आज अपनी रोटी की लड़ाई को लड़ रहा है, आज कर्जे से तंग आके आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। हर सरकार आती है, बारी बारी बीजेपी की कांग्रेस की सरकार आई और इन्होंने अन्नदाता कहा, जय जवान जय किसान के नारे दिए, ना किसान की परवाह की ना जवान की परवाह की। अगर किसान की परवाह की होती तो आज देश के किसान का ये हाल नहीं होता। आपने देश के किसान के आत्महत्या की बात करी, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि ये चंद किसान हैं, कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर रखकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ इशारा किया। साथ ही उन्होंने आंकड़े भी गिनाए, ये बताया कि ये ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से ही क्यों आ रहे हैं। पंजाब में इस वक्त किसान बहुत मजबूत है, वहाँ पर आत्महत्या का रेशियो जो डेटा आया है, 1 किसान आत्महत्या करता है 1 दिन में। महाराष्ट्र में 11 किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा है प्रतिदिन। महाराष्ट्र के किसान क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे, वो क्यों नहीं है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा जो एनसीआर का लगता हुआ है, यहाँ पे दशकों से मंडी व्यवस्था चल रही है और मंडी के अंदर ही एमएसपी मिलती है। इन राज्यों के अंदर 60% फसल एमएसपी पे बिकती है। और जहाँ तक आपने बात करी महाराष्ट्र की, बिहार की, उड़ीसा की, वहाँ पे मंडी सिस्टम नहीं है और यही कारण है कि वहाँ का 10 एकड़ का किसान बिहार का आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आके मजदूरी करता है। फसल की जगह उसकी अच्छी है, खेती की ज़मीन उसकी यहाँ से बेहतर है, पानी उसका मीठा है, फसल ज़्यादा उगती है, परंतु यहाँ पे चावल 1800 रुपये बिकता है क्योंकि एमएसपी है और वहाँ पे चावल 1100 रुपये बिकता है। तो ये फ़र्क है और यहाँ के किसानों को डर है कि अब इस कानून के बाद इनका चावल भी 1100 रुपये बिकेगा। तो ये डर है, बहुत बड़ा डर है। क्यों है? डर क्यों है? ये सरकार के भरोसे के बाद भी ये डर क्यों नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार भरोसा दे रही है कि एमएसपी मिलेगी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं मिलेगी, मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं मिलेगी, परंतु लिख के देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था चुनाव के समय 2014 में, मुझे याद है, किसानों की रैली की थी रेवाड़ी के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी। वहाँ पे कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। ना पहले कांग्रेस ने की थी और ना ही बीजेपी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी। बीजेपी ने कहा था विदेशों से इतना काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे। इस पे चुनाव भी जीता, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। इस चुनाव में कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे। 20 करोड़ बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया गया। तो जबानी बात पे कैसे विश्वास करें? अपने जो बड़े बड़े वायदे इन्होंने किए, फिर कह दिया चुनावी जुमले थे। यानी देश के प्रधानमंत्री ने भी क्योंकि ये भरोसा दिलाया है किसानों को कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, उनकी बात पर भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। देश का किसान विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि पहले ऐसी बातें हो चुकी हैं जो ये कह के इन्होंने मना कर दी। हम ये कह रहे हैं, अगर ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी, इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी, तो कानून की किताब में लिखने में क्या दिक्कत है? वो लिख दें कि किसान की फसल को एमएसपी से कम खरीदना कानूनी अपराध होगा। किसानों की भी छोटी सी मांग है, आप भी कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे और किसान भी कह रहे हैं भाई एमएसपी चाहिए। जबानी बात पे अगर कोई मुकदमा बनता है, कोर्ट विश्वास नहीं करता। जबानी बात पे आज परिवारों के विश्वास उठ गए हैं। लेकिन उसमें हटाने की भी तो बात नहीं हुई है ना। मगर देने नहीं, हटाना तो इसलिए बात हो गया ना जब इन्होंने कह दिया कि नई मंडियाँ प्राइवेट मंडी बन जाएंगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देश के अंदर जिस समय कोका कोला इंट्रोड्यूस हुई, उस समय तत्कालीन सरकार से लोगों ने पूछा था कि जो लोकल ड्रिंक है मर जाएंगी, इनका क्या होगा। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि कोका कोला भी बिकेगी और हमारी लोकल ड्रिंक भी बिकेगी। धीरे धीरे कोका कोला 2-3 साल इतनी सस्ती बिकी कि हमारी ड्रिंक्स बंद होगी। यानी एक और बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने देश के साथ किया, वही अब वो बीजेपी करेगी। वही करेगी। सेम, दोनों भाई भाई हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। वो तो आपको कांग्रेस को और आपको भाई भाई बता रहे हैं। जो मर्जी कहें, स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस के राज में बनी थी, लागू उन्होंने नहीं की। 2014 के अंदर वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रेवाड़ी के अंदर कि पहले दिन हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, इन्होंने नहीं की। तो दोनों बातों में फ़र्क है। किसान को दोनों ने ठगा है। अगर किसान का हित देखा होता तो देश की आज़ादी का 74वां साल लग रहा है, आज किसान की ये हालत नहीं होती, किसान को आत्महत्या नहीं करनी। क्या आपको नहीं लगता कि जिस वक्त हम आज जिस समय पर बात कर रहे हैं, एक महामारी का समय है,
कोरोना से भी पूरा देश और पूरी दुनिया लड़ रही है। ऐसे समय में सड़कों पे ना उतर के एक परस्पर संवाद कायम किया जाता, बातचीत करी जाती और ये कोशिश करी जाती कि इसका निवारण किया जाए किसी तरीके से। देखिए, किसानों ने बातचीत का बहुत मौका दिया। ये 26 और 27 तारीख का जो प्रदर्शन की बात थी वो आज तय नहीं हुई, 15 दिन पहले हुई थी। देश के कृषि मंत्री को सोचना चाहिए था। कृषि मंत्री जी ने जानबूझ के 3 दिसंबर का समय रखा इनकी बात को फेल करने के लिए। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो बिहार के चुनाव क्यों हुए? लाखों की संख्या में आपने रैलियों के अंदर लोग बुलाए और किया, तब कोरोना नज़र नहीं आता था। आज किसान की रोटी छीन रही है तो कोरोना नज़र आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार पालन कराए, किसानों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करे। और अगर कोरोना का इतना ही डर है तो तोमर साहब जो हमारे कृषि मंत्री है वो बुराड़ी में जाएं, किसानों से आमने सामने बैठ के बात करें। देश का मीडिया भी सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर एमएसपी सरकार कहती है मिलेगी तो उसको लिख के देने के अंदर बुराई भी क्या है? तो बातचीत करने के लिए तो तैयार हैं। नरेंद्र तोमर साहब ने भी समय दिया है, खट्टर साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। खट्टर साहब का आप स्टेटमेंट आया जब ये जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, यूपी के किसान बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली के अंदर आ चुके। इससे पहले खट्टर साहब के 2-3 दिन से आप बयान सुन रहे होंगे। पंजाब के किसान को कहा था कि हरियाणा का बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दूंगा, हरियाणा के किसान को कहा था दिल्ली का बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दूंगा। कितनी गरूर की बात थी, कितना अहंकार आ रहा था। जो देश का एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो हर व्यक्ति का मुख्यमंत्री है, हर वर्ग का मुख्यमंत्री है। उनको कहना चाहिए था कि बातचीत करो, ऐसे ना जाओ। उनको ये नहीं कहना बनता था कि मैं बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दूंगा। और ऐसा उन्होंने किया भी। जैसे आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुस रहे हो, जैसे किसी दूसरे देश के लोग जबरदस्ती हमारे देश के अंदर घुस रहे हो, बॉर्डर की सड़क खुदवा दी, कंटीले तार लगवा दिए, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए, रोडों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या वो ऐसा एक तरह तो अंधाता कहते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार, रात को सोते हुए के ऊपर वाटर कैनन चला दी। दिल्ली पुलिस ने तो आपकी सरकार से मेरे ख्याल से 11 स्टेडियम के लिए एक टेम्परेरी जेल बनाने के लिए परमिशन मांगी थी, अनुमति मांगी थी, जिसे मेरे ख्याल में आप लोगों ने डिनाई कर दिया। देखिए, आज दिन में इन्होंने हमारे को पत्र लिख के ये कहा कि आप अपने स्टेडियम दे दो और हम अस्थायी जेल बनाना चाहते हैं और जो किसान आ रहे हैं उन सबको जेल में बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे संविधान में प्रोविज़न है, कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक आके अपने प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। ये किसान कोई अहिंसक रूप नहीं ले रहे हैं। पुलिस ज़बरदस्ती इनको अहिंसक बनाने पे तुली हुई है। किसानों ने पूरी शांति बरती, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, किसानों ने हाथ जोड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों ने हाथ जोड़े और वो दिल्ली तक आ गए बैरिकेड हटाते हुए। ये बात सही है कि उन्होंने बैरिकेड हटाए, बैरिकेड हटाते हुए दिल्ली तक आ गए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम जेल नहीं बनाने देंगे। इनको बात इनकी सुनी जानी चाहिए। और ये एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, इस काले कानून को बदलने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई गलत बात भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे किसानों के साथ है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या है और मांग क्या है? पूरा देश ये जानना चाहता है, क्योंकि किसान तो सड़क पर आ गए और दिल्ली के अंदर एंटर भी हो चुके हैं, प्रदर्शन की भी उन्हें परमिशन मिल गई है, अनुमति मिल गई है। आगे अब रणनीति क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसे समर्थन दे रही है, इस आंदोलन को, और बढ़ चढ़कर किसानों के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में किसान आए हैं वो हमारे अतिथि हैं। हम उनका भोजन पानी का प्रबंध करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। बाकी तो जो आश्वासन देना है केंद्र सरकार देगी। हम ये चाहते हैं कि किसान की मांग है कि अनलिमिटेड भंडारण प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए, ताकि फसल की कमी के समय पे आम आदमी को महंगा राशन ना मिले। जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसको कायम रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि किसानों का जो कोर्ट में जाने का रास्ता बंद किया है वो नहीं होना चाहिए था। कोर्ट में जाने की आज़ादी किसानों के पास होनी चाहिए। और तीसरी बात जो किसानों की मांग है कि एमएसपी जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई अपना चीज़ बेचता है, कोई पेन बेचता है, कोट बेचता है, पैंट बेचता है, जूते बेचता है, घड़ी बेचता है, चश्मा बेचता है, वो अपने प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करता है। परंतु किसान की फसल की कीमत केंद्र सरकार निर्धारित करती है। आम आदमी पार्टी की भी और किसानों की भी यही मांग है, जो केंद्र सरकार कीमत निर्धारित कर रही है, कम से कम उससे कम पे कोई खरीदता है
तो उसको कानूनी अपराध माना जाए। यही तो सरकार कह रही है कि एमएसपी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन किसान अब आज़ाद है कहीं भी जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जहां उसे ज़्यादा कीमत मिल रही हो वो कहीं भी जाकर अपने फसल को बेच सकता है सही दाम पर। सरकार ये कह रही है कि देश में 4% किसानों का एमएसपी मिलती है, कि वो मिलेगी, और हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 60% को मिलती है। किसानों को भी यही डर है, ये पूरी नहीं देने वाले, परंतु जो वर्तमान में दे रहे उसको ना छीने। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। हरियाणा के अंदर सारे किसानों की धान की फसल सड़क पे लग गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री पानीपत के अंदर आए, किसानों ने कहा जी साहब चावल नहीं खरीद रहे आप, धान नहीं खरीद रहे, मेरा अभी बड़ी परेशानी है, रात को ठंड में सड़क के ऊपर ये फसल पड़ी, उसकी चौकीदारी करनी पड़ती है। तो खट्टर साहब का जवाब था चावल निकाल लो, जब महंगा बिकेगा तब बेचना, अभी नहीं खरीद पा रहे। तो आप ये समझते पहले किसान खेत के अंदर फसल को उगाए, फिर घर के अंदर इतना बड़ा स्टोर बनाए, उसका 2-2 कमरे का घर है, सारे खेत की फसल उसके अंदर कैसे आएगी? और वो फसल बेच के उम्मीद करता है मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, बीमारी का खर्चा उतारूंगा, घर के भोजन के कपड़ों का इंतजाम करूंगा, शादी करूंगा, जो भी सिस्टम है। परंतु मुख्यमंत्री जी का बयान था कि आप चावल निकाल लो। तो सुशील जी, हम क्या मानकर चलें और देश की जनता क्या मानकर चले कि ये किसान आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखिए, किसान आंदोलन एक छोटी सी बात का आंदोलन है कि ये एमएसपी की गारंटी कानून की किताब के अंदर लिख दें। आज प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, आज इनके मुख्यमंत्री भी जी कह रहे हैं एमएसपी देंगे, परंतु एमएसपी देने के लिए कहने के लिए लिख के देने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। अगर जबानी बात पे विश्वास करते अगर पुराने सारे वायदे पूरे किए होते, वो वायदे इन्होंने पूरे किए नहीं है, तो किसान को विश्वास नहीं। यानी अगर सरकार ये लिख कर देगी कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, वो एज इट इज़ रहेगी, तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार को ये लिख के देना पड़ेगा कि एमएसपी से कम पे खरीदना, एमएसपी से कम पे खरीदना फसल किसान की कानूनी अपराध होगा। नहीं हटाई जाएगी तो किसान, अभी मंडी सिस्टम में मिलता है, सरकार कहेगी कि एमएसपी मिलेगी, धीरे धीरे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। 4 साल अडानी और अंबानी ने तो 2 रुपये महंगे रेट पे फसल खरीद ली, तो मंडी वाले तो भाग जाएंगे, उनके बर्तन बिक जाएंगे, इन दुकानों को भी वो पूंजीपति खरीद लेंगे, फिर मंडी सिस्टम स्क्रैप और जिंदगी भर के लिए एमएसपी खत्म। यानी जब तक ये सरकार अपनी तरफ से एमएसपी के लिए लिख कर नहीं देगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मांग है, वाजिब मांग है, वाजिब मांग है। अगर पूरे देश के अंदर आज हम फसल की कीमत का हिसाब लगाएं तो एमएसपी केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है, किसान नहीं कर रहा। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत भ्रम की स्थिति भी थी और कई तरह की बातें हो रही हैं कि किसानों की मांग असल में है क्या, कन्फ्यूज़न की भी स्थिति है। आपने ये यहाँ पर बताया और इस वक्त जो लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं उनके भी समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है। अगर सरकार लिखित में आश्वासन दे देती है तो किसान आंदोलन वापस ले लेंगे और अपने घर चले जाएंगे 100%। इसके साथ ही एक और सवाल आखिर में, क्योंकि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में आपकी सरकार भी है और कोरोना को लेकर जिस तरीके से अभियान चल रहा है ये हम देख रहे हैं, लगातार आपकी सरकार भी काम कर रही है इसे लेकर। अब लाखों किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहले ही दिल्ली में कोरोना लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे हालात में कोरोना का कोई नया विस्फोट ना हो जाए, इसे लेकर के आपकी सरकार ने कोई रणनीति बनाई है? दिल्ली सरकार कोरोना की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण तरीके से साइंटिफिक ढंग से लड़ रही है। होम आइसोलेशन का मॉडल दिल्ली सरकार ने दिया, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैग दिल्ली सरकार ने बनाया, कोरोना के लिए प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में बेड्स आरक्षित दिल्ली सरकार ने किए। दिल्ली के अंदर कोई भी 10,000 रुपये से ऊपर बेड के कोरोना के प्रतिदिन बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले सकता, ये दिल्ली सरकार ने तय किया। कोरोना की तीसरी वेव आई यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। जब टेस्टिंग होती है तो उसके रिजल्ट भी निकलते हैं। आज से हफ्ते पहले लगभग 15% संक्रमण का दर थी, आज वो घट के 8% पे आ चुकी है। हर रोज़ ये संक्रमण की दर घट रही है। अभी दिल्ली सरकार कोरोना के लिए पूरी तरह सक्षम है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए। आखिर में सुशील जी, अगर आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, कोरोना के इस युग के अंदर 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस बात का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें। दिल्ली के अंदर किसान आए हैं, किसान अन्नदाता है जो ज़िंदगी भर हमें अन्न खिलाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली का किसान
किसी भी कीमत से भूखा ना जाए। हम उनके खाने का, पानी का, चाय का इंतज़ाम करें और जितनी मदद ये अन्नदाताओं की दिल्ली के निवासी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। सुशील जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, हरियाणा के सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने दिल खोलकर हमसे बातें करी और सारे सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और साफ तौर से ये बताया कि दिल्ली सरकार की कोरोना को लेकर क्या तैयारी है और किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और किसानों की मांग क्या है, और किसानों की मांग अगर पूरी होती हैं तो वो जल्द से जल्द वापस अपने घर जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।